नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सक्सेना स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं भारत के आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल थे, किन किन लोगों का प्रमुखतः उसमें नाम आता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं वो लगभग सारे हमने इस वीडियो में, इस शॉर्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो आइए चलिए देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इम्पोर्टेंट डेट है याद करने के लिए। इसको एग्ज़ाम में कई दफ़े पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसकी डेट क्या थी। तो 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट आता है कि इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि रॉलेट एक्ट के बारे में सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे उसके एक्ट के क्या क्या क्लॉजेस थे वो सभी मैंने पढ़े थे। तो वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ जिसका विरोध गांधी जी सत्याग्रह के द्वारा कर रहे थे। विरोध प्रदर्शनों के लिए जनसभा, प्रार्थना सभा आदि का आयोजन किया जा रहा था। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक देशव्यापी सत्याग्रह के लिए 6 अप्रैल की तारीख को चुना गया, परंतु कुछ गड़बड़ी के कारण ये विद्रोह समय से पूर्व ही शुरू हो गया। साथ ही इसने अहिंसक सत्याग्रह के स्थान पर हिंसक रूप धारण कर लिया। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसका ये जो था प्रमुख कारण हुआ था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे। गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे। उस सत्याग्रह का आयोजन के लिए, एक पूरे देशव्यापी सत्याग्रह के लिए एक 6 अप्रैल एक तारीख चुनी गई। 6 अप्रैल तारीख चुनी गई, लेकिन कुछ गड़बड़ी से, कुछ लोगों की गड़बड़ी की वजह से ये विद्रोह समय से पूर्व 6 अप्रैल से पहले ही शुरू हो गया और ये अहिंसक ना होके एक हिंसक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और इसने कई जगह पर, देश में कई जगह पर हिंसा फैलाई। यही एक कारण बना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पंजाब में स्थिति और भी बिगड़ गई। पंजाब में स्थिति और भी बिगड़ गई जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने यहाँ सैनिक शासन, जो कि उस टाइम पर मार्शल लॉ थे, उनका सैनिक शासन लागू कर दिया। मार्शल लॉ जो थे वो सैनिक हेड थे, ब्रिटिश शासन के सैनिकों के हेड थे उस टाइम पे, उनका शासन वहाँ पे लागू कर दिया, यानी कि सेना का शासन वहाँ पे लगा दिया गया। 13 अप्रैल 1919, इसी दिन 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जा रहा था। एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। सभा में भाग लेने वाले अधिकांश लोग आसपास के गांवों से आए हुए ग्रामीण थे जो सरकार द्वारा शहर में लगाए गए प्रतिबंध से बेखबर थे। जो मतलब वहाँ पे जो लोग एकत्रित हुए थे वो उस रॉलेट एक्ट के बारे में बिल्कुल ही बेखबर थे। वो सिर्फ प्रभावित करके लाए गए थे। वो इस आयोजन में, इस सभा में जो भी हमारे उस टाइम के नेता थे, गांधी जी थे, उन्होंने सत्याग्रह बोल के उन लोगों को वहाँ पे लाया हुआ था। तो ये लोग 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर किचलू को पंजाब से बाहर भेजे जाने के विरोध कर रहे थे। तो ये जो गांव से आए हुए लोग थे ये रॉलेट एक्ट के बारे में बेखबर थे, लेकिन इनको सिर्फ इतना पता था कि 10 अप्रैल को सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश सरकार ने गोली चलाई थी और उनके जो नेता थे डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर किचलू, उनको पंजाब से बाहर भेज दिया गया था। तो इसी चीज़ के विरोध को लेके वो सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे। एक व्यक्ति हुआ हंसराज। हंसराज ये इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इस पूरे सभा की आयोजन की मुखबिरी कर दी थी, यानी कि खबर दे दी थी ब्रिटिश शासन को। तो ये हंसराज नामक एक व्यक्ति था जिसने इस सभा की मुखबिरी ब्रिटिश सरकार को कर दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर। तो जनरल डायर जिनका कि पूरा नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। ये भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनरल या फिर सेना का प्रमुख कौन था। तो जनरल डायर, जो रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा। यानी कि उस टाइम पे सरकारी आदेश था। रॉलेट एक्ट में हमने पढ़ा था कि उसमें ये प्रोविज़न लाया गया था कि कोई भी व्यक्ति सभा नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश शासन से विरोधी कोई भी सामग्री का वितरण, संग्रहण और
उसका प्रकाशन नहीं कर सकता है। तो वही सब चीज़ों के लिए इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा और सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों से घेर लिया। जो भी सभा स्थल था वो जलियांवाला बाग, उसको सशस्त्र सैनिकों से घेर लिया। डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभी पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लोगों पर तब तक गोलियां चलवाईं जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गईं। सभा स्थल के सभी निकास मार्ग सैनिकों द्वारा घिरे होने के कारण सभा में सम्मिलित निहत्थे लोग चारों ओर से गोलियों से छलनी होते रहे। तो ये जो जनरल डायर थे, इन्होंने ये ऑर्डर दिया कि इस पूरे सभा स्थल को घेर लिया जाए और गोली चला दी जाए, और जितने भी निकास मार्ग निकलने वाले जो रास्ते थे उन सभी को सैनिकों से घिरवा दिया और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं। तो इस घटना में लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए। इस घटना में लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े तथा बच्चे शामिल थे। इसके बाद पॉइंट आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूपी जो विरोध किया इस घटना का, उसके स्वरूप में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि नाइटहुड की उपाधि, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग की थी? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की अपनी उपाधि का त्याग कर दिया था तथा शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। वायसराय की कार्यकारिणी में जो कार्यकारिणी सभा होती थी, कार्यकारिणी जो भी सदस्य होते थे, उसमें जो इंडियन सदस्य थे, भारतीय सदस्य थे शंकर नायर, इन्होंने उस पद से, उस कार्यकारिणी समिति से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट आता है कि अंग्रेज सरकार ने जनरल डायर को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया था। जो जनरल डायर ने इतनी जो विध्वंसक घटना के आदेश दिया था, उससे खुश होकर जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने जनरल डायर को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया था। नेक्स्ट, इस हत्याकांड की विश्व भर में निंदा होने लगी, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने दबाव में आकर इस हत्याकांड की जांच हेतु एक हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जांच हेतु किस कमीशन को नियुक्त किया गया था? तो उसका नाम था हंटर कमीशन, जिसकी सिफारिशों के आधार पर जनरल डायर को पदान्वत कर, यानी कि उनको डिमोशन कर दिया गया था और उसे कर्नल बना दिया गया था। साथ ही उसे वापस ब्रिटेन भेज दिया गया था, जहां पर 1927 में ब्रेन हेमरेज के कारण जनरल डायर की मृत्यु हो गई थी। 1927 में घटना थी हमारी 1919 की। तो इसमें इस पॉइंट में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी, तो वो हंटर कमीशन था, और जनरल डायर की मृत्यु कब हुई थी? 1927 में हुई थी, और ब्रिटेन में हुई थी, ना कि इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट, इस घटना में सरदार ऊधम सिंह बच गए थे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि इस घटना में सरदार ऊधम सिंह बच गए थे। आगे चलकर वो क्रांतिकारी बने और उन्होंने इस घटना का बदला 21 वर्षों बाद 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर के जो हेड थे, माइको डायर, उस समय पंजाब के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। तो सरदार ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या करके लिया बदला अपना। जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया था? सरदार ऊधम सिंह ने। किसको मार के लिया था? माइकल ओ डायर उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 21 सालों बाद, और वो भी इंग्लैंड में जाकर उनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, 4 जून 1940 को सरदार ऊधम सिंह को माइकल ओ डायर की हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। पेंटनविले जेल इंग्लैंड में ही थी और उसमें सरदार ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि इस शॉर्ट वीडियो में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में काफ़ी संक्षिप्त में समझा, पढ़ा और जाना। एग्जाम की दृष्टि से लगभग सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए ऐसे ही अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए, जिससे कि ये जानकारी और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।